साथियों, कर्नाटक के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बेलगांव, बेलगावी या बेलगांव। ये इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में यूं है कि यहां पर गजब तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है? कर्नाटक के अंदर एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट, वहां पर प्रोटेस्ट इस बात का हो रहा है कि वो लोग महाराष्ट्र में मिलना चाहते हैं। क्या है ये पूरी कहानी? आइए मैं बताता हूं। क्या है बेलगांव से संबंधित विवाद, ये मैं बताता हूं। प्रोटेस्ट के अंदर किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम बातें मैं आपको आज के सेशन में बताने का प्रयास करता हूं। बेलगावी सीमा विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का विवाद है और ये आज का नहीं, 1956 का विवाद है। ये कई बार मैं अपनी क्लास में पहले भी बता चुका हूं। बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या है और अभी इन दोनों के बीच में विवाद क्यों भटक गया है, आइए मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास जानते हैं। इतिहास ये है साथियों, देश जब अंग्रेजों से आजाद हुआ तो लगभग 550 के आसपास हमारे पास कुछ रियासतें थी जिन्हें हमें मर्ज करके संपूर्ण भारत का निर्माण करना था। निर्माण हुआ, देश का एकीकरण हुआ। देश के एकीकरण के बाद में जो महाराष्ट्र है ये बना मुंबई प्रेसिडेंसी, यानी कि ये मुंबई जो आप पढ़ते हैं ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में बन करके आया। और महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था शुरुआत में, है ना। महाराष्ट्र से पहले क्या होता था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। और जो कर्नाटक है ये कर्नाटक नहीं अपितु मैसूर हुआ करता था। अच्छा, तो क्या हुआ? 1947 में जब बॉम्बे और मैसूर दो अलग अलग राज्य के रूप में एकत्रित होकर रहने लगे, तब कुछ समय बाद, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग हुई। भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब बना तो 1957 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना प्रस्तावित हुआ। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य भाषा यानी कन्नड़ भाषी लोगों के लिए बना और उसका नाम था कर्नाटक। ठीक है ना। तो ये जो मैसूर है ये कर्नाटक कैसे बना? तो 1956, देखिए, हालांकि कर्नाटक से मैसूर से जो कर्नाटक शब्द है ये आते आते 1973 हो गया, लेकिन ये पहले मैसूर ही हुआ करता था और मैसूर असल में कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र बना। तो यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि जो मैसूर है यह कन्नड़ भाषी लोगों का क्षेत्र था। 1956 के अंदर यह एक राज्य के रूप में जाना गया। वो राज्य कर्नाटक कब कहलाया? 1973 में। ठीक है। इसके साथ में एक और राज्य था जिसे आप बॉम्बे के नाम से जानते हैं। यह राज्य मराठी बोलने वाले लोगों का राज्य था, मराठी और गुजराती, जिसकी वजह से जब बॉम्बे टूटा दो हिस्सों में तो गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बन गया और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बन गया। ठीक है। अच्छा, तो ये जो महाराष्ट्र था ये असल में मराठी बोलने वाले भाषा के लोगों का क्षेत्र था। ठीक साहब, नीचे कन्नड़ हो गया, ऊपर मराठी हो गया। साथियों, 1956 के अंदर जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो उसने इस पर्टिकुलर क्षेत्र को, जिसे आप लाल रंग में देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को कर्नाटक के पास रख दिया, यानी उस समय के मैसूर के पास रख दिया। ये जो क्षेत्र आपको लाल रंग में दिख रहा है, असल में ये क्षेत्र के आधार पर तो कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन भाषा के आधार पर ये महाराष्ट्र का होना चाहिए। रीजन, यहां पर बहुतायत में यानी मेजॉरिटी पर यहां पर जो लोग रहते हैं वो मराठी स्पीकिंग लोग हैं। कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? मराठी स्पीकिंग लोग हैं। मराठी स्पीकिंग लोग रह कर्नाटक में रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मराठी लोगों की डिमांड होगी कि भाषा के आधार पर जब ऑलरेडी महाराष्ट्र बन चुका है तो हमें महाराष्ट्र में ही भेजा जाना चाहिए। लेकिन 1956 में चूंकि केंद्र सरकार ने इसे कर्नाटक का हिस्सा बनाया, इसलिए साथियों यह विषय कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में वर्तमान में एक टसल का बिंदु बना हुआ है। यानी कि इस प्रकार से समझिए कि यहां पर ये दोनों लोग जो हैं ये आपस में इसको लेकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं कि साहब, कर्नाटक कहता है कि बेलगांव मेरा है, महाराष्ट्र कहता है कि मेरा है। ऑफिशियली आज के स्टेटस में बेलगांव कर्नाटक के पास ही है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग इसे बहुत ज्यादा तरीके से चाहते हैं। टेक्निकली कहा जाए तो इस तरफ के सारे लोग यही चाहते हैं या मानते हैं कि यह महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। ठीक है।
आगे क्या हुआ? सर क्या इसके अंदर थोड़ी गलती नहीं फील होती आपको? हमने कहा किस प्रकार की? भाई टेक्निकली तो ये जगह वास्तविकता में होनी तो महाराष्ट्र की ही चाहिए थी, क्योंकि निर्माण जब भाषा के आधार पर हुआ था तो साहब यहां पर तो कुछ हद तक महाराष्ट्र वालों की मांग सही प्रतीत होती है। हमने कहा ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को जैसे आप और हम समझ पाए, ऐसे सरकार भी समझ पाई। केंद्र सरकार ने 1966 के अंदर एक समिति का गठन किया जिसका नाम था महाजन समिति। साथियों, ये जो महाजन समिति बनाई गई, ये महाजन समिति, इस समिति ने इन दोनों राज्यों के बीच में बेलगांव के विवाद के ऊपर एक बार के लिए फैसला देने की कोशिश की। इसने पूरी तरह से यहां का स्टडी किया, स्टडी करके यहां से कुछ निर्णय निकाले। 1966 के अंदर इस समिति ने, महाजन समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी और कहा कि बेलगांव के कुछ गांव जो हैं वो महाराष्ट्र को दे दिए जाने चाहिए। यानी कि यहां से कुछ गांव जो हैं वो महाराष्ट्र को दे दिए जाने चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में वो मराठा स्पीकिंग ही है। ठीक है साथियों, लेकिन महाराष्ट्र को दे दिए जाने चाहिए, महाराष्ट्र इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली इसे तो पूरा बेलगांव चाहिए था और कर्नाटक ये इसे देना नहीं चाहता था। तो यहां पर इन दोनों के बीच की जो टसल है ये बढ़ना शुरू हुई और महाजन समिति की रिपोर्ट से आगे यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। साथियों, आज तक यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। 2006 से यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की यात्रा पर है और अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं आया है। आज क्यों चर्चा हो रही है? आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बेंगलोर में छत्रपति महाराज शिवाजी की जो प्रतिमा है उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई। कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनकी प्रतिमा के साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया, जिसके चलते हुए बेलगांव के अंदर साथियों कुछ हंगामे या दंगा प्रदर्शन हो गए। लोगों के द्वारा प्रदर्शन किए गए और बेलगांव के अंदर प्रशासन को इस कारण धारा 144 लगानी पड़ी। बेलगांव के अंदर ये जो घटना है ये पूरी तरह से वापस से सुर्खियों में आ गई। बेलगामी और बेलगांव जो है वो एक ही जगह के बारे में चर्चा हो रही है और इस वजह से इनका डिस्प्यूट वापस से हाईलाइट हो गया। इस बहाने हमने भी आपको पढ़ा दिया। रिसेंटली आपको यह पता चल गया कि बेलगांव को लेकर के लड़ाई क्या है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल गया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल गया कि यहां पर पहले मैसूर हुआ करता था, वो कर्नाटक बना। अब मैं कुछ होमवर्क आपको भी दे देता हूं। आप राज्य पुनर्गठन के लिए जेवीपी समिति, धर आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग, इनकी रिकमेंडेशंस खुद से पढ़ लीजिएगा। आप सोचिएगा और मतलब कैलकुलेट करिएगा और याद करिएगा कि भारत में राज्यों का निर्माण किस क्रम में हुआ। किस क्रम से मतलब है 1956 के बाद में फिर राज्य जब बने तो कौन सा राज्य नया बना, सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है, इस तरह से भारत के कुल राज्य कितने हैं, भाषा के आधार पर कौन से राज्य बने, कौन से राज्य हैं जो उस समय भी थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से इस घटना को आप एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात से समझ गए होंगे क्या पढ़ाना चाहते हैं हम, क्या समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि और भी क्या किसी अन्य देश के मतलब देश के किसी और कोने पर भी राज्यों के बीच में आपसी विवाद चल रहा है क्या। आइए मैं बताता हूं। साथियों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से गुजरात और राजस्थान के बीच में माउंट आबू की पहाड़ियों को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र का आपने विवाद सुन ही लिया जो बेलगांव से संबंधित है। कर्नाटक का केरला से भी जो कासरगोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर के विवाद चल रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ तो ऐसा है कि इसका हर राज्य के साथ विवाद चल रहा है। उड़ीसा के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा और आंध्रा का आपस में विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का विवाद चल रहा है। उड़ीसा और झारखंड का विवाद चल रहा है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का, यानी उड़ीसा तो एक ऐसा राज्य है जिसके साथ हर आपस का जो बॉर्डर स्टेट है वो इस समय विवाद में लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बिहार और यूपी का विवाद चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश का विवाद चल रहा है आसाम के साथ। आसाम नागालैंड के विवाद चल रहा है। इस तरह से भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके बीच में सीमा विवाद चल रहा है और यह एक अपने आप में डिस्कशन का पार्ट है कि सीमा विवाद कैसे सुलझाए जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए। महाजन समिति की सिफारिश को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पेपर में सवाल पूछा गया है।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर सभी का आपस में लड़ाई चल रहा है क्या, पूरे कंट्री में विवाद है क्या? देख लो, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक हैं, इसके साथ मतलब ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो मतलब भारत में सब तरह की विविधताएं हैं, लड़ाइयों में भी विविधताएं हैं, उसके बाद भी भारत यूनिफाइड है। इसका मतलब हम आपस में भी एक दूसरे से काफी अच्छे से प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना तो इंडियन पॉलिटी एसएससी कैटेगरी के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो उसे डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके देख सकते हैं। यह एक फाउंडेशन बैच है, हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि जीके से डरता है, जिसे लगता है कि जीके में उसकी महारत होनी चाहिए। तो यह फाउंडेशन लेवल पर चलाया गया बैच है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। इसकी फीस जो कि लगभग 5000 है, इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथियों, अंकित 10 रेफरल कोड से आपको रोजाना अनअकैडमी पर होने वाली जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा रोजाना 11:15 पर ली जाती है, जिसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित होते हों, जो कि इंडियन पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नया लर्न भी करते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो साथियों, ये क्लास आज भी है, इसमें आप इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है यूपीएससी सेक्शन में हमारे साथ पढ़ना, तो उसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। इतना ही, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर रविवार आपके लिए एक कॉम्बैट होता है, जिसमें आपको वर्थ ₹4 CR की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये एक फ्री टेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारे सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप हमारा आइकॉनिक अथवा लोन ऑप्शन जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो फीस है वो आप लोगों के लिए 46,000 रुपीज में 12 महीने का कोर्स उपलब्ध है। वहीं इसी प्रकार से 12 महीने का आइकॉनिक प्लान आपके लिए 74,000 रुपीज में उपलब्ध है। आपका समय शुभ